नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मूल्यह्रास का लेखांकन। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रमुख अवधारणाएं। आज हम देखने वाले हैं मूल्यह्रास का लेखांकन, डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही आरएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11th क्लास अगर आप पढ़ रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है मूल्यह्रास का। सीए सीपीटी सब में ही ये इम्पोर्टेंट है, बीकॉम में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है वो इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मूल्यह्रास का अर्थ देखते हैं। मूल्यह्रास होता क्या है? तो मूल्यह्रास का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी फिक्स एसेट्स है। ठीक है, क्या है? फिक्स एसेट्स है। इस फिक्स एसेट्स में टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है? धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है और इसके मूल्य में जो प्राइस है, मूल्य है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। ठीक है, तो एसेट्स में क्या होता है? किसी टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, या किसी पैसन के अकॉर्डिंग हो सकता है। इसके मूल्य में क्या होती है? धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट्स जिसका निरंतर प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद उसके वैल्यू में कमी आना, गिरावट आना, क्षति होना या घिसावट होना मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी एसेट्स हैं उसके मूल्य में धीरे धीरे किसी भी कारण से चाहे उसका निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, उसके कारण से उसके मूल्य में, प्राइस में कमी आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है, तो इस कमी को ही क्या कहा जाता है? इस कमी के कारण जो होता है उसके कारण ही क्या कहते हैं? उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब किसी भी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी, गिरावट या फिर घिसावट, उसको मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यह्रास का जो लेखा होता है वो कौन से लेखा मानक में है। ठीक है, तो कौन से लेखा मानक में मूल्यह्रास का लेखांकन है? तो लेखा मानक 6 में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मूल्यह्रास का वर्णन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, किस लेखा मानक में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यह्रास लगाने का ऑब्जेक्ट क्या क्या है, क्यों लगाया जाता है मूल्यह्रास। ठीक है, तो मूल्यह्रास क्यों लगाना चाहिए? अब किस में लगता है ये तो आप सभी को पता है, इस फिक्स एसेट्स में लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि मूल्यह्रास लगाने का क्या ऑब्जेक्ट है। आप नेट प्रॉफिट जो भी निकालते हो, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या हो? एक्यूरेट हो, शुद्ध हो, इसकी जानकारी मूल्यह्रास निकाला जाता है। इसके लिए मूल्यह्रास निकाला जाता है कि मूल्यह्रास जो आपको नेट प्रॉफिट निकाला जा रहा है बिजनेस का, वो एकदम एक्यूरेट हो, शुद्ध हो। ठीक है, व्यवसाय में सही आर्थिक स्थिति पता करने के लिए, ठीक है, सही आर्थिक स्थिति पता करने के लिए, ठीक है, तो व्यवसाय में दूसरा कारण हो जाएगा मूल्यह्रास लगाने का ऑब्जेक्ट क्या है कि बिजनेस की जो प्रॉपर सही आर्थिक स्थिति है, फाइनेंसिंग पोजीशन है, उसको पता किया जा सके। इसके लिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। नेक्स्ट, जो उत्पादित वस्तुओं की लागतें हैं, ठीक है, वो सही ज्ञात करने के लिए, यानी कि सही लागत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो भी उत्पादित वस्तु हैं उसकी लागत सही है, इसके लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ठीक है, और ये लेखांकन जो मानक हैं, ये लेखांकन मानक किस पर डिपेंड है? ये मिलान की अवधारणा पर आधारित हैं। ठीक है, मिलान की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट निकाला जाता है तो उसके लिए मूल्यह्रास सही निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देता है। प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन मूल्यह्रास लगाने के बाद प्रॉफिट आपकी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, सही आर्थिक स्थिति
जब भी पता चलेगी जब मूल्यह्रास लगाया जाएगा। अगर सही मूल्यह्रास नहीं लगाया जाएगा, मूल्यह्रास को छोड़ दिया जाएगा, तो प्रॉफिट जो एक्चुअल दिखाया जाएगा वो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाए रखेगा। ठीक है, हमेशा वैल्यू बढ़ी हुई नहीं रहती है। एक्चुअल में कोई भी एसेट्स प्रयोग के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मूल्यह्रास लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो सही लागत, उसकी कॉस्ट हमें सही पता हो जाती है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंसेज कितना है, इनको मिलान अवधारणा पर आधारित कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है मूल्यह्रास, मिलान अवधारणा पर आधारित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मूल्यह्रास लगाने की विधियाँ कितनी हैं। तो मूल्यह्रास लगाने की बेसिक 2 मेथड हैं। बेसिक 2 मेथड हैं, इसके अलावा भी मेथड है, लेकिन बेसिक 2 मेथड हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थायी किस्त विधि, स्थायी किस्त विधि, इसमें क्या होता है, स्थायी किस्त विधि में स्थायी लागत यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो क्या होता है, स्थायी होता है, मतलब फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है जो 1 लाख रुपए की एसेट्स है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल लगेगा 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन। ठीक है, या फिर कोई एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए 81,000 की एसेट्स हैं और प्रत्येक इसका लाइफ टाइम 9 ईयर्स है, तो प्रत्येक टाइम कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 9,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो स्थायी किस्त विधि में प्रत्येक साल क्या होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, प्रत्येक साल वही डेप्रिसिएशन लगता है जो पहले साल लगता है। ठीक है, और स्थायी किस्त विधि में क्या होता है, स्थायी किस्त विधि में जो डेप्रिसिएशन होता है वो पहले साल जितना लगता है लास्ट ईयर भी उतना ही लगता है, मतलब फिक्स रहता है, एक तरह से डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। और लास्ट ईयर में इसकी वैल्यू, जो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी नील, यानी कि 0 वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जबकि क्रमागत जो ह्रास विधि है यानी कि वैल्यू एडेड मेथड है, WDV मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो एसेट्स होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कोई एसेट्स हैं, इस पर प्रत्येक साल क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, प्रत्येक साल क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अब इस मशीन को देखिए, इस मशीन की वैल्यू है आज 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए है इस मशीन की वैल्यू। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगना है, इस पर डेप्रिसिएशन लगना है, रेट आपने डिसाइड कर दी, इसके रेट है 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। ठीक है, पर मंथ, ठीक है ना, पर ईयर कर देते हैं, पर ईयर। ठीक है, अब ये इसका लाइफ टाइम है 10 ईयर्स का। ठीक है, या कितने भी वर्ष का हो सकता है। अब पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 1 लाख का 10%। ठीक है, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। अब एसेट्स की वैल्यू सेकेंड ईयर कितनी रह जाएगी, तो सेकेंड ईयर वैल्यू रह जाएगी 90,000। ठीक है, 10,000 कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन लगने के बाद। अब उसका 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, मतलब 10% डिस्काउंट डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितना रह जाएगा, 9,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर 9,000 भी माइनस कर दिया जाएगा, तो 81,000 एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी और उस पर 10% डिस्काउंट लगेगा, यानी कि 81 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, सेकंड ईयर 9,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, थर्ड ईयर 8100 डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू में क्या हुआ, कमी आ रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं WDV मेथड। ठीक है, ये मेथड कौन सी कहलाती है, WDV मेथड। ठीक है, WDV मेथड यानी कि क्रमागत ह्रास विधि। क्रमागत ह्रास विधि में क्या होता है, प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कमी आती रहती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कमी आती रहती है। ठीक है, एक और खास बात, डेप्रिसिएशन जब भी क्रमागत ह्रास विधि से लगाया जाता है या WDV मेथड से लगाया जाता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 यानी कि शून्य नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ न कुछ वैल्यू रहती हैं लेकिन 0 नहीं होती हैं, जबकि स्थायी किस्त विधि में क्या होता था, वैल्यू शून्य हो जाती थी। तो ये डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है बेसिक सी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम स्थायी किस्त विधि से करते हैं, जैसे मान लीजिए स्थायी किस्त विधि से किया
अब स्थायी किस्त विधि में आपके पास मशीन है 1 लाख, ठीक है, और इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है प्रेक्स डेप्रिसिएशन रेट है आपकी 10 ईयर्स 10%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, ठीक है ना, ऐसे फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स डेप्रिसिएशन लगेगा हर ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थायी किस्त विधि में डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है और ऐसे क्रमागत ह्रास में कमी होती चली जाती है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन को पूरा देखते हैं हम। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको याद करना है। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट निकालनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट लगानी है तो मूल्यह्रास कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जितने भी कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स और रेट निकालनी है। तो रेट निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, देखो रेट निकालना है तो सबसे पहले मूल्यह्रास की राशि यानी कि वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है। सेकंड फॉर्मूला अगर आपको निकालना है मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालें, ठीक है, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ माइनस डिवाइड लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि मशीन का मूल्य, ठीक है, मशीन का क्या हो जाएगा, जैसे वस्तु की जो फिक्स एसेट्स हैं, एसेट्स की लागत में से अवशिष्ट वैल्यू घटा देंगे, अवशिष्ट वैल्यू उसमें जो जीवन काल है मशीन का उसका भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मूल्यह्रास निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 अप्रैल 2008 या 2020 लिख देता हूँ, चलो, को 1 लाख की मशीन खरीदी जिसकी स्थापना का 20,000 रुपये खर्च चुकाया, संपत्ति का जीवन काल 10 वर्ष है तथा अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपये है। प्रति वर्ष मूल्यह्रास की राशि ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष मूल्यह्रास की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रति वर्ष मूल्यह्रास की राशि ज्ञात कीजिए।
अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इक्वल टू जितने भी एसेट्स की वैल्यू है, जैसे 1 लाख रुपए हैं, उसकी स्थापना वे भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको स्थापना करने यानी कि उसका यूज करने से पहले के सारे खर्चे उसमें जुड़ते हैं, और स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस कर देनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर जो भी टाइम है, इसका जो भी एसेट्स का वैल्यू है, लाइफ टाइम है, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ जो टाइम है कितने साल के लिए यूज किया जाएगा, 10 वर्ष के लिए। तो प्रत्येक साल टोटल हो जाएगा 1,20,000 में से 5 गया तो 1,15,000। ठीक है, उसमें 10 साल का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11,500। ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन की राशि आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और मशीन खरीदी, उसकी स्थापना करने में 20,000 रुपये लगा दिए तो 1,20,000 रुपये हो गए, और उस संपत्ति का जो अवशिष्ट मूल्य है यानी कि स्क्रैप वैल्यू है वो 500 है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद 15,000 हो गया। ठीक है, और लाइफ टाइम कितना है उसका, 10 साल के लिए यूज किया जाएगा। तो प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 11,500। ठीक है, 11,500 प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।